सो हेलो वेलकम एंड बैक माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ INSCT रिकॉल नवंबर एग्ज़ाम्स। कुछ एप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चंस जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूँगी विद देयर एक्सप्लेनेशन। सो कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग योर क्वेश्चंस फॉर INSCT। आप में अब आके रिवीजन करना है जो भी आप एग्ज़ाम में दे करके आ चुके हैं। जस्ट फॉरगेट इट एंड रिकॉल इट बिकॉज ऑफ जनवरी के लिए आपको अब प्रिपरेशन करना है नीट पीजी के लिए। ये क्वेश्चंस के चांसेस हैं नीट पीजी के आने के लिए, सो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए गेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर सी टोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी डिप्लोपिया। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क टू एवरीवन कि आपको पता होना चाहिए, आपने यूजुअली ऐसे अगर पढ़ा होगा ऑप्थेल्मोलॉजी में, आप जो भी साइट से प्रेफर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था प्रीवियस क्वेश्चंस में। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप सही से देखें तो ये जो कंडीशन है वो क्या है आपकी एक्सॉफ्थेल्मिया, ठीक है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो। एक्सॉफ्थेल्मिया अगर आप होती है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें दैट इज़ एक्सॉफ्थेल्मोमीटर। ये जिसमें यूज़ होता है वो डिजीज़ होती है ऑप्शन नंबर बी प्रोप्टोसिस में। अंडरस्टूड। ये आपको अगर क्वेश्चन देखना है आप फॉलोइंग साइट्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं। आई एम प्रेफरिंग डैम्स ई मेडिकोज ऐप, तो मुझे वहाँ से ये क्वेश्चंस मिले थे जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ द एक्सॉफ्थेल्मोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोप्टोसिस। अंडरस्टूड होगा सभी को। एंड एक्सॉफ्थेल्मोमीटर का यूज़ हम प्रोप्टोसिस में करते हैं। प्रोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, या बल्जिंग ऑफ द आई बॉल्स, ठीक है। इसके अलावा गेज आपका जो यूज़ होता है वो किस हिसाब से होता है, टोसिस क्यों होता है, डिप्लोपिया क्यों होता है, पेशेंट के प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है। आपको एक्सॉफ्थेल्मोमीटर का यूज़ करना, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो थियोरेटिकल पार्ट है, बट जस्ट फोकस ऑन दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्टोसिस को आप चेक करने के लिए एक्सॉफ्थेल्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप PHC में बैठे हुए हो तो PHC में आपको प्रोप्टोसिस चेक करने के लिए कौन सा कोई करना पड़ेगा टेस्ट। तो उसके लिए आपको क्वालिटेटिव टेस्ट करने हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट इज़ बी फॉर दी बैक एंड फॉर फ्रंट साइड। तो जो हम पहला क्वालिटेटिव टेस्ट करने वाले हैं उस क्वालिटेटिव टेस्ट का नाम क्या होगा इस क्वालिटेटिव टेस्ट का नाम होगा नेफ जिगर टेस्ट। अंडरस्टूड। तो नेफ जिगर टेस्ट जो कि कहाँ से परफॉर्म किया जाएगा, नेफ जिगर टेस्ट इज़ द क्वालिटेटिव टेस्ट। और ये टेस्ट आप पेशेंट के कहाँ पे खड़े होते हैं, बैक साइड पे खड़े होते हैं और पेशेंट के प्रोप्टोसिस को मेजर करते हैं, चेक करते हैं फ्रॉम दिस टेस्ट। अंडरस्टूड है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। देयर इज़ अनदर क्वालिटेटिव टेस्ट जो आप पेशेंट के फ्रंट साइड से खड़े होकर के कर सकते हैं। वो टेस्ट कौन सा होगा, तो उस टेस्ट का नाम क्या होगा, एनीवन, एनी गेसेस? ओके, नो डाउट। अगर आप पेशेंट के फ्रंट पे जाते हैं तो वो टेस्ट होगा वॉर्म टेस्ट, WORMTEST, वॉर्म टेस्ट। इस वॉर्म टेस्ट को आप पेशेंट के फ्रंट पे जाके करते हैं। मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखा देती हूँ। इस वीडियो में आपको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप PHC में हैं तो आप पेशेंट का प्रोप्टोसिस कैसे चेक कर सकते हैं। हियर इज़ वन वीडियो। इसमें देखिए आप पेशेंट को बोलेंगे फ्रंट साइड से टू लुक अपवर्ड। अगर आप ठीक से देखें तो पेशेंट इसमें अपवर्ड की तरीके के अपनी डायरेक्शन करेगा एंड उसके बाद उसको बोलना है टू लुक फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ को देखने को। इससे अब आपको दिखेगा कि कौन सी आइज़ में प्रोप्टोसिस देखने को मिल रही है। अगर आप इस पेशेंट की बात करते हैं तो लुक ईजिली आपको दिख रहा होगा किस आइज़ में बल्जिंग ऑफ आई बॉल ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं देयर इज़ एन राइट साइडेड प्रोप्टोसिस। ओके, अंडरस्टूड है। तो द क्वेश्चन ऑफ दिस, जिसका आंसर है आपका दिस यूज्ड इन प्रोप्टोसिस। ओके,
Next, moving on the next question, that is, which refractive surgery is not preferred in a 21-year-old boxer? ऑप्शन है PRK, RK, स्माइल, लेसिक। तो सबसे पहले आपको इनकी पता होनी चाहिए फुल फॉर्म। व्हाट इज PRK स्टैंड्स फॉर? PRK इज फॉर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटैक्टमी। ओके, so this is photorefractive keratotectomy. What is RK? That is radial keratotomy. Okay, next one is SMILE, that is small incision lenticular extraction. नेक्स्ट वन इज LASIK, तो लेसिक मतलब लेज़र असिस्टेड इंसिजन इंसिटू केराटोमिस। ठीक है, आपको समझ में आया? तो दिस इज द ऑल थ्योरी और फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑल 4 ऑप्शंस। तो व्हाट वी डू इन एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या होती है? रिफ्रैक्टिव सर्जरी यूजुअली जब आप आई बॉल के ऊपर जो आपकी एपिथेलियल लेयर होती है, अगर आप उसको कट करते हैं, उसमें इंसिजन देते हैं, तो अपर लेयर में इंसिजन अगर आप देते हैं तो यूजुअली इन केस ऑफ मायोपिया पेशेंट जिनकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 5 डायोप्टर होती है, तो अगर आप आई बॉल को अपर लेयर में करते हैं आपको स्ट्रोमल बेड मिलेगा। इन रेडियल केराटोटोमी आप रेडियल इंसिजन देते हैं आई बॉल पे, तो आप अप टू 3D डायोप्टर के कर सकते हैं। इन SMILE इसमें आपको क्या करना होगा, आप कॉर्निया के अपर साइड में एक शॉर्ट सा इंसिजन देंगे एंड उसके अलावा जो आपको नीचे उसके अंदर जो भी फ्लैप मिल रहा है उसको आप रिमूव आउट करेंगे शॉर्ट इंसिजन दे करके। वट इज़ इन लेसिक? लेसिक में आप क्या करते हैं? लेसिक में आप क्या करेंगे, आप होल ऑफ दी सर्कमफेरेंस पे उसको लाइक अ फ्लैप रिमूव आउट करेंगे एंड वहाँ से आप जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालेंगे। ओके, इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन में आपको एक एनिमेटेड फॉर्म से बता देती हूँ। एनिमेटेड फॉर्म जो आपका होगा वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कॉर्नियल पार्ट। सो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप इसकी अपर लेयर को कट करते हैं तो आपको नीचे क्या मिलेगा, स्ट्रोमल बेड मिलेगा। सो वहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस तरीके से जो भी आपको एक्सरसाइज है एक्सीडरेट से उनको रिमूव आउट करना है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ दिस? SMILE। ओके, और इन लेसिक होल ऑफ द कट हम लगाते हैं और वहाँ से हम रिमूव आउट करते हैं। सो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल नॉट डू इन द पेशेंट ऑफ 21-year-old बॉक्सर। सो हम क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए रेडियल केराटोटोमी में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है जिसको बॉक्सिंग पे या बॉक्सर उसकी आँख में लगा है, तो अगर आप रेडियल केराटोटोमी करेंगे तो 21-year-old का पेशेंट है उसका ईजिली हीलिंग नहीं होगा और उसको जो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके रेडियस पे इंसिजन लगाए जाते हैं, तो दैट विल बी वेरी पेनफुल। सो द आंसर विल बी रेडियल केराटोटोमी। तो विच रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज नॉट टू बी प्रेफर इन 21-year-old बॉक्सर? दैट इज रेडियल केराटोटोमी। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। वन थिंग मोर, रेडियल केराटोटोमी में अगर हम इसमें वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे टू द कॉर्निया तो इससे होगा क्या, हीलिंग पोस्ट ऑपरेटिवली इसमें होगी, बट वो क्या होगी, लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी इंजरी होती है, बॉक्सिंग अगर होती है, तो होगा क्या कि आपको हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी और अगेन आपके कॉर्निया के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं कॉर्निया के। तो अपर लेयर ऑफ कॉर्निया विल बी डैमेज और इसलिए हम इसमें रेडियल केराटोटोमी नहीं कराते हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी रेडियल केराटोटोमी। अंडरस्टूड एवरीवन? So moving to the next another question, that is a 35-year-old male presented with the proptosis, fever, decreased vision and a history of recurrent sinusitis. There was a discharge from the nose and NCCT was done. Option A, it is a preseptal cellulitis with sinusitis.
it is an orbital cellulitis with sinusitis, C. Subperiosteal abscess, and D. Only cellulitis. So as if you can see the structure, आपको बोला जा रहा है कि पेशेंट को प्रोप्टोसिस है, फीवर है, विजन में डिक्रीजमेंट आया है एंड उसके अलावा उसे रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है और स्टिल अभी ये भी बताया गया कि उसके डिस्चार्ज था फ्रॉम द नोज और उसका एनसीसीटी कराया गया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ द, अगर आप ठीक से देखेंगे द फर्स्ट वन इज़ द ऑर्बिटल सेप्टम। ठीक है, ऑर्बिटल सेप्टम मतलब कि अगर ऑर्बिटल सेप्टल के अगर पहले वाले पार्ट में एंटीरियरली अगर कोई प्रॉब्लम होगी दैट इज़ द प्रीसेप्टल। ठीक है, अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो हम उसको बोलते हैं प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस, और अगर ऑर्बिटल सेप्टम के पोस्टीरियर साइड में होगी तो पोस्ट सेप्टल हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको देखा जाए तो आपका क्या होगा, सी, जब अगर सेप्टम के एंटीरियरली हो रहा है तो उसका जो इन्फेक्शन होगा क्या वो पोस्टीरियरली जाएगा, पीछे की तरफ को जाएगा? व्हाट विल बी योर आंसर? क्या इस रीजन में वो जा सकता है? नहीं, क्योंकि देयर इज़ अ सेप्टम, ऑर्बिटल सेप्टम, तो जो भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है वो पोस्टीरियर साइड पे नहीं जाएगा। बट व्हाट इफ़ द इन्फ्लेमेशन इज़ इन बैक साइड, पोस्टीरियर साइड, तो होगा क्या? नीचे वाले में अगर आप देख सकते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट में है सेप्टम वो क्या करेगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ एन बोनी मार्जिन, बोनी सेप्टम है, वो क्या करेगा, बाउंड्री जो है आपकी, आपका जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है उसे एंटीरियरली तो डिस्कार्ड नहीं करेगा, एंटीरियरली तो नहीं जाने देगा, बट फ्रॉम इट इज़ कलेक्टेड टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई बॉल, तो आपको होगा क्या, ये पीछे से प्रेशर देगा जिसकी वजह से देयर विल बी द forward bulging of the eyeball, so the proptosis can may be seen. Okay, तो due to this collection there will be forward bulging of the eyeball, ये आपका हो सकता है। Okay, और along with proptosis there will be raised intraocular pressure. Okay, तो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस होगा और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आपका रेज्ड हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस एक कंडीशन विद साइनोसाइटिस, तो वो कौन सी साइनोसाइटिस, दैट इज इथमोइडल साइनोसाइटिस। व्हाट अबाउट द सब पेरियोस्टियल एब्सिस, तो सब पेरियोस्टियल एब्सिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। इफ यू नो दिस वेरी गुड, इफ यू डोंट नो दिस प्लीज राइट डाउन, it is the complication of the orbital cellulitis. I hope you all can understand this thing, और जिसको नहीं भी पता है वो इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकता है। I will try my best कि आपको समझ में आएगा। So the answer for this is, if अगर आप देखेंगे that is the orbital cellulitis, जिसमें सब पेरियोस्टियल एब्सिस उसका वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन के हिसाब से जो आपका आंसर रहेगा देन दिस इज़ द orbital cellulitis with sinusitis. Okay, understood everyone? So the option is orbital cellulitis with sinusitis. Okay, moving to the next question. Question is, the patient went to an ophthalmologist. He was prescribed the refractive error of -3 sphere and -1 cylindrical at 180 degree. The patient is having which kind of astigmatism? Question अगर आपने ठीक से देखा हो, that is mixed type, -3 and -1 सिलेंड्रिकल। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज़ फॉर 180 डिग्री के लिए। अगर आपको -3 डायोप्टर स्फेयर और -1 सिलेंड्रिकल को अगर आपको एडजस्ट करना होगा फॉर 180 डिग्री, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो -4 फॉर वाई एक्सिस में चला जाएगा एंड -3 फॉर एक्स एक्सिस में चला जाएगा। एंड इसे करेक्ट करने के लिए विल गिव -3 डायोप्टर स्फेरिकल, जो कि एक्स एक्सिस में अगर हम देते हैं दैट इज़ नल, और अगर हम वाई एक्सिस में देते तो विल बी -1। सो देयर विल बी ऑन गिविंग -3 डायोप्टर स्फेरिकल, हम इसे जब करेक्ट करेंगे तो -3 डायोप्टर स्फेरिकल और -1 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री। तो अब आपको समझ में आया कि इसे कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। अब द कोर कॉन्सेप्ट इज़ कि ये किस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। सो इसे समझने के लिए इनको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहली बात, ये आपको किस चीज़ के लिए किया गया है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर आप देखेंगे
अब दोनों एक्सिस में इफ़ इट इज़ इन वाई और इन एक्स अगर आप देखेंगे करेक्शन करने के लिए हमने चेक किया था जितनी ज़्यादा पावर होगी दैट इज़ इन वाई एक्सिस, मोर द पावर लेस टू द स्टीपर। तो अगर उसकी फोकल लेंथ अगर आप देखेंगे वो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सो वाई एक्सिस पे जो पावर है वो हाई है अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, तो उसकी फोकल लेंथ या इसका स्टीपर कम होगा एज कंपेरिजन टू द एक्स एक्सिस। ओके, अब अगर इसको हम डायग्राम से यहाँ देखते हैं तो दिस इज़ फॉर द वाई एक्सिस और दिस इज़ फॉर द एक्स एक्सिस। तो -4 और -3 ऑन दी एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे स्टीपर है, कितना ज़्यादा एंगुलेटेड है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब ये क्या है, दोनों की फोकल लेंथ अगर माइनस है, सपोज माइनस ऑन वाई एक्सिस माइनस ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये दोनों सेम हैं तो दिट शुड बी करेक्टेड बाय 1, और ये दोनों सेम फोकल लेंथ की अगर होती हैं तो दैट विल बी अगेंस्ट द रूल और विद द रूल, दिस विल बी विद द रूल। और अगर दोनों सेम पावर में हैं, सपोज वाई एक्सिस भी माइनस में है एक्स एक्सिस भी माइनस में है, तो दिस विल बी कंपाउंड मायोपिक एंड विद द रूल। सो द आंसर विल बी compound myopic astigmatism with the rule. I hope you all can understand this thing. अगर किसी को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। So the answer of this question is C option. Okay, understood? Moving to the next question. So the next question is which of the following is not seen in severe proliferative diabetic retinopathy? अगर आप इसको ठीक से देखें तो इट शुड बी सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट वन इज रेटाइनल हेमरेजेस। अब रेटाइनल हेमरेजेस सबको पता है, तो एक किस टाइप का हेमरेजेस हो सकता है? तो दिस विल बी इंट्रा रेटिनल हेमरेजेस। एंड किस टाइप का? दैट इज डॉट ब्लॉट पैटर्न ऑफ हेमरेजेस। ओके, अंडरस्टूड। सो हमें नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिनल हेमरेजेस देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रारेटाइनल विच इज बी मोस्ट इन द इनर रेटिनल पार्ट और इनर न्यूक्लियर लेयर पे। ओके, अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट वन इज बीडिंग। अगर बीडिंग की बात करते हैं या माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस की बात करते हैं, आपको प्रोलिफरेटिव नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में बीडिंग भी देखने को मिलता है। और ये बीडिंग क्यों देखने को मिलता है अगर आपको पता होगा तो क्यों देखने को मिलता है बीडिंग? एनीवन, एनी गेसेस? सो दिस बीडिंग ड्यू टू दी इस्चीमिया, इस्चीमिक पैटर्न की वजह से, एंड द माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस, द माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस अलॉन्ग विथ बीडिंग, ये बोथ पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं जो कि इस्चीमिया की वजह से देखने को मिलता है। और माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस कौन से होंगे? दैट इज़ नियोवेस्कुलराइजेशन, मतलब कि अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज इन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे इन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। सो आपको नियोवेस्कुलाइजेशन एट डिस्क सीवियर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो नहीं देखने को मिलेगा वो यही नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ नियोवेस्कुलाइजेशन जो आपका शुरू होता है इनिशियली फ्रॉम दिस एंड इट विल गो टू द एल्सफेयर, एंड वहाँ से ये आपके जाता है आइरिस पे। अगर इसको याद करने का तरीका देखें तो ABCD, T के बाद E, FGH I फॉर आइरिस। तो पहले ये आपका इधर लेयर पे, देन उसके बाद एल्सवेयर पे जाएगा, एंड उसके बाद होल ऑफ दी आइरिस पे ये आपके फॉर्म हो जाएगा। द आइरिस इरमा एंड द वेनस बीडिंग, दिस इज द साइन ऑफ इस्चीमिया, एंड द वेस्कुलराइजेशन जो आपको देख रहा है दैट इज़ ओनली इनिशियल स्टेज, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आइडेंटिफाई द लीजन। अगर आप ठीक से देखें ये लीजन किस टाइप का है, और इसमें देखिए बहुत सारी डाई भी आपको दिखाई गई है। तो ये डाई कौन कौन सी है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाई कितने टाइप की होती हैं। सो हम जो डाई यूज़ कर रहे हैं वो किस में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मेनली आपको जो डाई यूज़ करनी होगी, हम मेनली किस में चेक कर सकते हैं? कंडीशन इज़ ईदर देयर इज़ एन केराटाइटिस एंड सेकेंड वन इज़ एपिथेलियल डिफेक्ट, एंड थर्ड थिंग इज़ एन अल्सर।
So anyone guesses what is the difference between keratitis, epithelial defect and the ulcer? Anyone? I will explain. Keratitis means there is the inflammation, itis लगा है ना, तो inflammation of the cornea. ठीक है, understood? What is epithelial defect? It is the discontinuation of which thing? Corneal epithelial layer. Okay, तो keratitis and epithelial defect is this. And what is the ulcer? Ulcer is when there is keratitis plus epithelial defect. Okay, जब आपकी epithelial layer of cornea पे प्रॉब्लम आई एंड उसके अलावा उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्सर. तो अल्सर इज कंबाइंडली फॉर्म एज केरेटाइटिस प्लस एपिथेलियल डिफेक्ट. सो डाई की बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इज द फ्लोरोसिन डाई. सो फर्स्ट डाई इज वी फ्लोरोसिन डाई. सेकेंड डाई इज द लिसामीन green. You can see the spelling in the fourth option, लिसामीन green. and third one is the rose bengal. इनके फंक्शन, फ्लोरोसिन डाई जो होती है वो क्या करती है, लाइव सेल्स को क्या करेगी, स्टेन करेगी. सो द फ्लोरोसिन डाई विल स्टेन टू द लाइव सेल. अगर मैं इसमें देखूं और अगर मैं इसमें एक अल्सर बनाऊं तो फ्लोरोसिन डाई जो करेगी वो लाइव सेल्स को करती है स्टेन. तो लाइव सेल अल्सर वाले पार्ट में तो नहीं होती है, वहाँ पे होती है डेड सेल्स हमारी. तो इट विल ओनली स्टेन दी एजेस ऑफ द अल्सर. एज यू कैन सी दिस इज द एज ऑफ द अल्सर. तो इससे फ्लोरोसिन डाई क्या करेगी, कलर करेगी या स्टेन करेगी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोज बंगाल डाई, रोज बंगाल डाई जो स्टेन करती है वो करती है आपकी डेड एंड डिविटलाइज्ड पार्ट्स. ओके, सो इन अल्सर ये कौन से पार्ट को स्टेन करेगी, इट विल स्टेन दी डेड एंड डिविटलाइज्ड सेल्स को. सो और फ्लोरोसिन करती है लाइव सेल्स को. सो अगर इस अल्सर में अगेन वापस हम चेक करते हैं तो ये करेगी आपके सेंटर पार्ट ऑफ द अल्सर को. एंड उसके अलावा जो आपकी थर्ड थिंग है, इट विल स्टेन टू द सेंट्रलाइज पार्ट. एंड लिसामिन ग्रीन को भी हम एज एन फ्लोरोसेंट डाई के बाद में, रोज बंगाल के बाद में यूज़ करते हैं, जो कि आपका यूज़ होता है इन डेड सेल्स के ऊपर. मतलब अगर आपको पोटेंशियली देखा जाएगा तो आप रोज बंगाल डाई को यूज़ करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर आप इसमें देखते हो तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे डाई ली गई है और जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट को किया हुआ है दैट मीन्स ये है आपका अल्सर पार्ट, जो कि मिला हुआ है एपिथेलियल डिफेक्ट प्लस केरेटाइटिस से. सो अब मूविंग टू द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन था कोबाल्ट ग्रीन विथ फ्लोरोसिन डाई बाय द कॉर्नियल ओपेसिटी. तो इतना तो हमें पता है कि कॉर्नियल ओपेसिटी है मतलब देयर विल बी द स्कार. सो फ्लोरोसिन डाई तो आपको लिविंग सेल को करती है स्टेन ना, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, अनकरेक्ट है. बी ऑप्शन है कोबाल्ट ग्रीन विथ ट्रिप्टेन ब्लू कॉर्नियल डीजेनरेशन. सो ट्रिप्टेन ब्लू का काम क्या होता है, ट्रिप्टेन ब्लू आपका कहाँ पे यूज़ होता है, क्वेश्चन अभी आपका ये है. पहली बात, कॉर्नियल डीजेनरेशन की बात हो रही है, तो कॉर्नियल डीजेनरेशन होने से मेनली होगा क्या, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो ये ट्रिप्टेन ब्लू आपकी जो यूज़ होती है ये होती है आपकी लेंस के कैप्सूल को अगर डैमेज हो जाए उसे स्टेन करने के लिए. सो बी ऑप्शन भी आपका कहीं ना कहीं अनकरेक्ट सा लग रहा है. सो ट्रिप्टेन ब्लू आपका किसको करता था, लेंस के कैप्सूल को स्टेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया. मूविंग टू दी थर्ड ऑप्शन दैट इज कोबाल्ट ब्लू फ्लोरोसिन डाई कॉर्नियल अल्सर. अगेन फ्लोरोसिन डाई स्टेन टू द डेड पार्ट, डिविटलाइज्ड पार्ट, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल. फोर्थ वन है कोबाल्ट ब्लू लिसामीन ग्रीन इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस. केरेटाइटिस मीन्स देयर विल बी एपिथेलियल प्लस केरेटाइटिस, दैट मीन्स अल्सर तो है. लिसामीन ग्रीन मैंने आपको बताया था, अगर हम रोज़ बंगाल लिखते हैं तो रोज़ बंगाल भी सही होगा, लेकिन उससे प्रेफरेबली अगर ऑप्शन में आपको रोज़ बंगाल नहीं दिया गया, लिसामीन ग्रीन दिया गया, तो वी कैन यूज़ इट. तो द ऑप्शन विल बी करेक्ट जो होगा दैट इज़ कोबाल्ट ब्लू लिसामीन ग्रीन इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस. सो इसमें जो आपकी डाई फॉलोइंग थिंग पे यूज़ हुई है दैट इज़ कोबाल्ट ब्लू लिसामीन ग्रीन इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस.
सी, लास्ट ईयर जो आपका जुलाई में INSCT हुआ था उसमें क्वेश्चन सेम यही था, बस आपसे कोबाल्ट ब्लू लिसमिन ग्रीन के बदले पूछ लिया गया था रोज बंगाल इंटरस्टिशियल केराटिटिस। ऑप्शन वो भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रोज़ बंगाल डाई नहीं दी गई है तो आपको लिसमिन ग्रीन पे भी ऑप्शन क्लिक करना होगा। साथ में आपको केराटाइटिस देखना होगा, मतलब कि एपिथेलियल डिफेक्ट प्लस केराटाइटिस है या नहीं है, या अल्सरेशन फॉर्म आपको लिखा गया है कॉर्नियल अल्सर एज इन। सो आपका ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा और ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। सो दिस वॉज माई एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 4 questions which were from the ophthalmology in INI-CET November exams. So I hope you guys have attempted it very well. और मुझे ऐसा लगता है कि आपने एटलीस्ट 4 में से 3 क्वेश्चंस तो अच्छे किए होंगे। इसके अलावा प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी अनदर क्वेश्चन, और मैं खुद भी सर्वे करूँगी, खुद भी देखूँगी, जो भी मुझे PDF में मिलता है मैं आपको उसके साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक के लिए do subscribe and share with the all medicos to my the channel, and thank you so much for this waiting and watching. Thank you once again. आप सभी इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ में चेक करिएगा जिन लोगों ने इस समय INSCT का एग्ज़ाम दिया था। तो हैव अ गुड डे।